हाँ, तो क्वेश्चन लिखे सब बच्चे। गॉस की प्रमेय की सहायता से गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। आईएमपी लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिन बच्चों को केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए कि मुझे तो पूरे चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन ही याद करना है, मेरी स्थिति तो बहुत खराब है और नंबर अच्छे लेके आना है, वो आईएमपी लगे हुए पूरे कर लें और जो अंडरलाइन करवाते हैं हम ओटी के लिए वो ओटियां तैयार कर लें, इतने में काम हो जाएगा, है ना। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को सिद्ध कीजिए। अब हम देखेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को कैसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु बनाया, बिंदु O, और इस बिंदु O पर हमने कोई आवेश रख दिया, मान लो +Q आवेश। और आपको पता है ये बिंदु O पर अगर +Q आवेश रखा है तो ये आवेश अपने चारों साइड क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, सब बच्चे जानते हैं। तो इस +Q आवेश के चारों साइड वैद्युत क्षेत्र बन रहा है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या कर लिया है, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु P मान लिए, एक पॉइंट P मान लिया है। P पॉइंट मतलब कि बिंदु, एक बिंदु P मान लिए और P हम इधर लिख देते हैं, ये बिंदु P है, ठीक है। और कितनी दूरी पर मानी है बिंदु P हमने इस +Q आवेश से, तो इस +Q आवेश से हमने इस बिंदु P को r मीटर की दूरी पर मान लिया है। कितनी दूरी पर मान लिया है, +Q आवेश से उसी के वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मान लिया P जो कि स्मॉल r मीटर की दूरी पर है, लिख दिया हमने r मीटर, ठीक है। r मीटर की दूरी पर बिंदु P मान ली है, लेकिन मानी क्यों है, किस लिए मानी है, इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φE = E × S cos थीटा। मतलब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपके पास E का मान होना बहुत जरूरी है। E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होना। तो पहले हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि किसका मान निकालने जा रहे हैं, E का मान, जिसकी दिशा इस साइड की ओर होगी, क्योंकि +Q आवेश यहाँ रखा है, बिंदु P आपने इस दिशा में लिया है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में निकाल रहे हैं अपन। अगर बिंदु P आप ऊपर ले लेते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की ओर हो जाती। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे पहले बिंदु P पर, फिर उस तीव्रता से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और वैद्युत फ्लक्स का उपयोग होगा गॉस की प्रमेय में, क्योंकि गॉस की प्रमेय वैद्युत फ्लक्स के लिए बनाई गई है। और फिर गॉस की प्रमेय का उपयोग करके हम कूलाम के नियम को सिद्ध करेंगे। आज का क्वेश्चन उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से सिंपल लगेगा जिन बच्चों ने गॉस की प्रमेय अच्छे से पढ़ी है, और जिन बच्चों ने गॉस की प्रमेय का रिवीजन कर लिया और हमें लिख करके सेंड कर दिए। हमने होमवर्क दिया था, बाकायदा लिखित में दिया था ग्रुप में, केवल 5-6 बच्चों ने हमें सेंड किया है, बाद बाकी किसी ने नहीं किया है। इतनी लापरवाही चलती है। 2 दिन रिवीजन करवाने के बाद, वीडियो डालने के बाद भी आप लोग होमवर्क को लेकर के इतने लापरवाह हैं। सिकरवार जी तो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं पढ़ाई के मामले में, होमवर्क ही नहीं आ रहा है काफी टाइम से। तो अब हम ये सोच सोच के परेशान है, फिर जब रिजल्ट आता है ना लास्ट में, तो वो 4-5 बच्चे टॉप करते हैं, उनके ज्यादा नंबर आते हैं, बाद बाकी बच्चों के धीरे धीरे नंबर कम आते हैं। तो सोचने वाली बात कि इनके ज्यादा क्यों आए, और तो सब एक ही क्लास में रहे थे, एक जैसा पढ़ रहे थे, इसलिए कि वो उसको लेकर के सीरियस थे। आप सीरियस नहीं होगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सोच लो क्या करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले +Q आवेश रखा है एक बिंदु O पर, और इस +Q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु बना लिए P, जो कि +Q आवेश से r मीटर की दूरी पर है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब कि E का मान निकालना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि E का मान तो निकालेंगे, फिर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है, कभी भी खुली जगह पर गॉस की प्रमेय लागू नहीं होती। और ये हम आपको लिखवा भी चुके हैं कि गॉस की प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको आप हाईलाइट कर लेना
और खास करके अभी तक जितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उतनी बार ज्यादातर खालिस्तान में पूछा गया है। गॉस की प्रमेय खालिस्तान पृष्ठ पर लागू होती है, तो खालिस्तान में क्या आएगा, बंद पृष्ठ पर। लेकिन अभी आपका आवेश कैसी जगह पर रखा है, खुली हुई जगह पर रखा है। कोई बंद पृष्ठ है क्या इसका, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इस पर गॉस की प्रमेय लागू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा जिससे उस पर गॉस की प्रमेय लागू हो सके। कैसे बनाएंगे बंद पृष्ठ, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करेंगे, जो बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु O को मानेंगे केंद्र। क्या मानेंगे, केंद्र। और इस बिंदु O को केंद्र मानकर यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक। प्रकार जानते हो, कंपास, उसकी नोक। और प्रकार की नोक को यहाँ रखकर इसे केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक गोला ऐसे में अपन बना देंगे। किससे, पेंसिल से। तो हमने लिया और एक गोला ऐसे में बना दिया। लेकिन ये जो गोला आप बना रहे हैं, इस गोले में आपको एक चीज याद रहे कि ये आपका गोला जो बन रहा है वो गोला बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए। किससे होकर गुजरना चाहिए, गोला बिंदु P से, जिससे आपकी बिंदु पृष्ठ के सतह पर आ सके। हाँ हाँ, अब देखना बेटा, अब सही आ रही है आवाज, हेलो, हाँ ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि जिस बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है उस बिंदु O को केंद्र मानेंगे और उस बिंदु O को केंद्र मान करके क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। और गोले को बनाते समय हमें ये बात विशेष तरीके से याद रखना है कि वो गोला हमारा कहाँ से गुजरना चाहिए, वो गोला हमारा बिंदु P से होकर गुजरना चाहिए। मान लो बिंदु P से गुजर रहा है, जिससे आपका बिंदु P उस गोले के पृष्ठ पर आ सके, ठीक है। और अगर वो गोला बिंदु P से होकर गुजर रहा है, यहाँ से बिंदु P से, और गोले का केंद्र ये O है, तो इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो इस गोले की त्रिज्या आप कहेंगे R मीटर होगी, क्योंकि ये बिंदु P कहाँ है, पृष्ठ पर, और केंद्र से उसके पृष्ठ तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो एक गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, R मीटर। जो बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी है R मीटर, वही गोले की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि आपका गोला बिंदु P से होकर गुजर रहा है। अब ये गोला किसकी तरह कार्य करेगा, बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। ये नहीं सोचना कि हमने डैश डैश करके ऐसे बना दिया तो ये खुला हुआ पृष्ठ है, खुला नहीं है, पूरी तरह से बंद पृष्ठ है। अब ये गोला आपका बंद पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा है, अब आसानी से इस पर गॉस की प्रमेय लागू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये बंद पृष्ठ है तो इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र की भी कोई दिशा होगी। तो उस क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पहले हमने बताया था आपको गॉस की प्रमेय वाले क्वेश्चन में भी कि किसी भी गोले का, जैसे गोला है, इसका केंद्र है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब कि क्षेत्र होगा, उस क्षेत्रफल की दिशा हमेशा इसके केंद्र से बाहर की ओर और इसकी परिधि के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो इसी तरह से ये गोला है, ये इसका केंद्र है। अब इसके क्षेत्र की या फिर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो किधर होगी, इसके केंद्र से बाहर की ओर, इधर की ओर, और इसकी परिधि के साथ 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब कि इस तरह से होगी। मान लो गोला एस है, इस गोले का नाम हमने रख दिया कि ये गोला एस है, तो अब इसकी दिशा जो होगी, गोले एस की दिशा वो किधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और गोले की दिशा दोनों एक ही साइड होंगी। जबकि गॉस की प्रमेय में ऐसा नहीं हो रहा था। आपने गॉस की प्रमेय का डायग्राम देखा होगा, उसमें गॉस की प्रमेय में कैसे बन रहा था, ये कोई बंद पृष्ठ है, ये बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इससे हम बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ऐसे बन रही थी, लेकिन गोले के क्षेत्रफल की दिशा ऐसे बन रही थी, एस, और उनके बीच में एंगल बन रहा था थीटा। याद आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हम ले रहे थे क्षेत्रफल की दिशा, वो पहली बात तो एस की नहीं ले रहे थे, किसकी ले रहे थे, ds की ले रहे थे। और ds यहाँ पर कैसे रखा था, ऐसे रखा था, मतलब कि इस वाले गोले को काटते हुए रखा था, ds छोटा सा गोला, तो इसलिए उसकी दिशा ऐसे बन रही थी। इसमें तो कोई छोटा पृष्ठ है नहीं है, एक ही पृष्ठ है एस, जो कि बिल्कुल सीधा सीधा रखा हुआ है गोल,
तो इसकी दिशा भी बिल्कुल सीधी सीधी होगी इस तरह से सामने। और यहाँ पर पृष्ठ एस क्या है, इसकी परिधि पर रखा था दूसरे पृष्ठ की पर, इसलिए उसकी दिशा कुछ इस तरह से जा रही थी सामने की ओर। तो ये जो दिशा थी वो डीएस की दिशा थी, इसलिए ई और डीएस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के बीच में एंगल बन रहा था थीटा गॉस की प्रमेय में। लेकिन यहाँ तो एक ही गोला है हमारा, तो उसकी एक ही दिशा होगी सामने, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया पूरी तरह से, इसमें कहीं से कहीं तक अब कोई करेक्शन अपन को नहीं करना है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। क्यों त्रिपाठी जी, आपने कितने बजे क्लास ज्वाइन की थी आज? हाँ, वो तो हम बता देंगे, पर क्लास कितने बजे ज्वाइन की थी आपने? अरे जल्दी बताओ बेटा त्रिपाठी जी। हाँ हाँ हाँ, त्रिपाठी जी आज क्लास कितने बजे ज्वाइन की थी अपन ने? जल्दी बताओ टाइमिंग। अच्छा 46। फिर तो ठीक है, देखो इधर सामने, हमें लगा त्रिपाठी जी अभी तक क्लास में नहीं आए इसलिए। एक सेकेंड बता रहे हैं बेटा। हाँ, लिखो आंसर में, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे दूसरी लाइन से, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r मीटर की त्रिज्या का, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r मीटर की त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ S बनाया, बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r मीटर की त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ S बनाया, जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है, जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। बस कंप्लीट, इतना ही लिखना चाहिए, जो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है। आप लोग समझ रहे हैं ना कि गॉसीय पृष्ठ का मतलब क्या है? एक ऐसा पृष्ठ जिस पर गॉस की प्रमेय लागू हो जाती हो, उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ। और गॉसीय पृष्ठ किस पर लागू होती है? कोई पूरी तरह से बंद पृष्ठ हो उस पर, तो वो गॉसीय पृष्ठ होगा। जैसे कि हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की है, तो ये पृष्ठ कैसा होगा? गॉसीय पृष्ठ, क्योंकि इस पर गॉस की प्रमेय लागू होगी। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको डायग्राम क्वेश्चन के अनुसार बनाना आना चाहिए, और फिर जैसे डायग्राम को बनाया गया वैसे लिखना आना चाहिए। और ये डायग्राम तो वैसे सिंपल है, इसमें इतनी कोई झंझट वाली बात है नहीं। अब हम देखेंगे इस डायग्राम के बारे में कि अगर ये गोला गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ये बंद पृष्ठ है जिसका नाम S है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर क्या रखा है? आवेश। और अगर आवेश रखा है तो विद्युत फ्लक्स बन रहा होगा, तो हम लिखेंगे। आप लोग देखना, बस अब आपको नहीं लिखना है।
बंद पृष्ठ, क्या है आपके बंद पृष्ठ का नाम? एस। बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक, बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक क्या होगा? अब तो सब बच्चों को वैद्युत फलक का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। सब बच्चों को याद हो गया कि नहीं हो गया? ये फॉर्मूला गॉस की प्रमेय में भी लगा था, पहले भी करवा चुके हैं, तो अब तो याद हो गया होगा। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू, ई की जगह आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई, ठीक है। एस की जगह आपका पृष्ठ का नाम क्या है? एस। अगर कुछ और नाम होता तो कुछ और लिख देते, अगर मान लो पृष्ठ का नाम होता ए तो अपन यहाँ पे ये लिख देते। फिर इस तरह से कॉस थीटा का मतलब होता है एंगल, थीटा मतलब एंगल किसके बीच का? ई और एस के बीच का। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा, इन दोनों की दिशाओं के बीच में बनने वाला एंगल। अब आपके सामने दोनों दिशाएं हम पहले ही समझा चुके हैं कि हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं प्लस Q आवेश के कारण, और बिंदु P इस साइड है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड है। रहा सवाल इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा, एस के क्षेत्रफल की दिशा, तो उसका नियम होता है 11th क्लास की फिजिक्स के अनुसार कि पृष्ठ के बाहर की ओर होती है, परिधि के लंबवत होती है, तो केंद्र से बाहर की ओर हो गई एस की दिशा, दिख रही है बाहर। दोनों एक ही दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दोनों एक ही दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? इस बात का कोई बच्चा जवाब दे सकता है कि ई और एस के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा? अब देखो, तो यहाँ पर एंगल बनेगा बेटा सेम डायरेक्शन होने की वजह से 0। अब फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू कॉस 0 की वैल्यू, कौन बताएगा कॉस 0 की वैल्यू? जल्दी बोलो कोई भी बच्चा। 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, कॉस 0 की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ई इंटू एस रहेगा। अब आप लोग जानते हैं ई का मतलब होता है बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो आप लोग जानते हैं। एस का मतलब थोड़ा यहाँ समझो, अब आप लोगों को पुरानी यादें आने वाली हैं। एस का मतलब होता है आपका इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही बात है। अभी हमने ये जो दिशा ली थी वो क्या बोला था उसको? गोला ये बना हुआ है, इस गोले के पृष्ठीय, पृष्ठ मतलब ये गोल वाला ऊपरी भाग है, इसका पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा, यही तो बोला था हमने एस को, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा एस, यही बोला था यहाँ पे, जो कि एंगल बन रहा है दोनों का 0 डिग्री। तो एस का मतलब होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर किसी ने इंग्लिश मीडियम से किया है 10वीं तो पढ़ा होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, बताना क्या होता है? सिंगानी आ रही है, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? एस का मतलब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ लिया था, है ना। अब आप क्या करेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ लिखेंगे? एस की जगह पर। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस की जगह आप क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। अब आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया, कहां से आया? वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से, जो कि बहुत सिंपल है। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एंगल 0 बन रही है, तो cos 0 की वैल्यू 1 रख दी। फिर एस का मतलब होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आप 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आपने उसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आ गया वैद्युत फ्लक्स। आपकी बात यहाँ खत्म। लेकिन अब बात आती है गॉस की प्रमेय की।
इस वैद्युत फ्लक्स को तो आप लोगों ने निकाला है अपनी मेहनत से वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या कहती है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो हम गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला लगाते हैं इसके लिए। और गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है जो हमने फॉर्मूले से निकाला है, और ये गॉस की प्रमेय के अनुसार उसके फॉर्मूले का वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैद्युत फ्लक्स की तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना किसकी, अपने वाले की और गॉस की प्रमेय के वाले की। तभी तो माना जाएगा कि हम गॉस की प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं, और गॉस की प्रमेय का उपयोग करके ही हमें कूलाम का नियम बनाना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब आप लोग सोच रहे हैं सर हमें कैसे मालूम चलेगा कि तुलना करना है इस स्टेप में, क्या हम इस स्टेप को रटेंगे, तो बिल्कुल नहीं रटेंगे। बहुत आसानी से आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि इस स्टेप के बाद हमें तुलना करना है। कैसे, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें एलएचएस में क्या है फाई, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें एलएचएस में क्या है फाई। जब भी किसी दो समीकरण में एलएचएस समान होती है तो हमेशा क्या की जाती है, तुलना की जाती है, सीधा सा जवाब है। इसलिए हम इन दोनों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इन दोनों की एलएचएस पहले से समान है, तो अब हम तुलना किसकी करेंगे, आरएचएस की करेंगे। इसकी आरएचएस इज इक्वल टू इसकी आरएचएस, क्योंकि एलएचएस तो पहले से बराबर है, तो हम लिखेंगे इसकी आरएचएस कितनी है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी आरएचएस कितनी है, हाँ इसकी आरएचएस कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखना बेटा, अब सही आ रही है क्या, हेलो, ओके ठीक, ठीक है। तो इसकी आरएचएस आपने देखी समीकरण 1 की ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी आरएचएस आपने देखी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, टारगेट क्या था, स्टार्टिंग में हमने बोला था हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का समय आ गया है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, E को इधर रहने दो क्योंकि E का मान तो हमें निकालना है, और 4 पाई आर स्क्वायर को इधर से हटाओ और इधर भेज दो। 4 पाई आर स्क्वायर इधर इंटू में है, इधर से इधर जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर चला गया अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट। अब इसके क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर इधर इंटू में था, इधर से इधर चला जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, आ गया अपॉन में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना सब बच्चे, अब आप लोगों की फिर से मेहनत लगने वाली है। अब हम इसको थोड़ा सिस्टम से लिखने जा रहे हैं। कैसे, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे हमने सिस्टम से लिख दिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऊपर तो ऐसा लिखा हुआ है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, नीचे कैसे बन गया ये, अरे यही तो हमने नीचे लिख दिया है सिस्टम से जमा के। खास करके बायो वाले बच्चे तो चक्कर में पड़ गए होंगे लिख कैसे गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम क्यू का में कर दें तो फिर से क्यू बन जाएगा, आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इंटू में ही तो है, तो फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन जाएगा, पहले के जैसा ही बन जाएगा। बस हमने उसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग और क्यू अपॉन आर स्क्वायर को अलग लिख दिया है। ऐसा क्यों लिख दिया है, ऐसा इसलिए लिख दिया है जिससे आपको दिख सके, हाँ जिससे आपको दिख सके बिल्कुल कि ये फॉर्मूला बन रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मतलब कि हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। जो हमारा शुरू से टारगेट था कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उस काम में हम सक्सेस हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या है, कूलाम का नियम बनाना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। गॉस की प्रमेय को तो हम लिख चुके हैं, एक बार उपयोग हो चुका है, उसका उपयोग तो हमने कर लिया है, लेकिन अभी तक कूलाम का नियम नहीं बन पाया है।
और हमें क्या करना है, कूलाम का नियम बनाना है। सबसे पहली बात, कूलाम का नियम लागू कहाँ होता है, लगता कहाँ है, या फिर कूलाम का नियम बनाया किस लिए गया। तो आप सब बच्चे जानते हैं कूलाम ने अपना नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए अपना नियम बनाया था। और अभी तक आपके पूरे डायग्राम में कितने आवेश हैं, केवल एक ही आवेश है जो कि बिंदु ऊपर रखा है +q आवेश। इसके अलावा पूरे डायग्राम में आपने कहीं दूसरा आवेश लिया है, नहीं लिया है। और जब तक दूसरा आवेश नहीं होगा तो फिर उन दोनों के बीच में बल कैसे लगेगा, और जब तक बल नहीं लगेगा तो कूलाम का नियम कैसे लगेगा। कूलाम का नियम तो तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक एक ही आवेश आया हुआ है, और जब तक दूसरा आवेश नहीं आएगा तो फिर दो आवेशों के बीच में बल कैसे लगेगा, और जब तक बल नहीं लगेगा तब तक कूलाम का नियम बनेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें दूसरे आवेश की जरूरत होगी, जिससे ये मालूम चल सके कि ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है। तो हम एक दूसरा आवेश लेकर के आते हैं इस चीज को चेक करने के लिए, मतलब कि परीक्षण करने के लिए कि ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा। और जिस आवेश को परीक्षण करने के लिए लाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। और परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज को अपन किससे बताते हैं, Q0 से बताते हैं। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर के आए। कहां पर लेकर के आए, बिंदु P पर। बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज Q0 को ला करके रख दिया है। ठीक है, कहां पर रखा है, बिंदु P पर। और बिंदु P कहाँ है, इस +q आवेश के विद्युत क्षेत्र में ही है बिंदु P। तो जैसे परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर आ जाएगा तो ये +q आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश Q0 पर अपना बल लगाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का बल लगाए। अगर आपका परीक्षण आवेश हुआ तो ये प्लस का है, इसलिए उस पर आकर्षण बल लगा देगा। और अगर आपका परीक्षण आवेश प्लस का हुआ तो ये खुद प्लस का है, तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगा देगा, लेकिन बल लगाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि बिंदु P पर एक अन्य आवेश, अन्य मतलब दूसरा, है ना, बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। एक अन्य आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। ये तो आपको पता चल गया ना कि हम अन्य आवेश दूसरे आवेश को ले क्यों रहे हैं, जिससे ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश पर बल लगाए, तभी तो कूलाम का नियम लागू होगा। तो हमने बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। अब क्या होगा, अब आवेश प्लस उस दूसरे आवेश Q0 पर अपना बल लगाएगा। तो हम लिखेंगे आवेश प्लस Q के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल को किससे बताते हैं, F से। ध्यान से देखो, हम देखेंगे कि ये परीक्षण आवेश Q0 पर +q आवेश कितना बल लगा रहा है, क्योंकि परीक्षण आवेश Q0 क्या हुआ है, +q आवेश के विद्युत क्षेत्र में आ गया है, इसलिए। तो अब ये +q आवेश उस पर बल लगाएगा कि तू मेरे क्षेत्र के अंदर आया है। अब कितना बल लगा रहा है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि आप लोगों में से, आज हमने पूछा बहुत है आप लोगों से, आप लोगों से पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q0 into E, F = Q0 into E। और ये कहां से आया, कैसे आया, याद करो एक दिन हमने आपको क्वेश्चन करवाया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। उससे हमने लिखवाया था कि किसी आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ जाता है, परीक्षण आवेश Q0, तो ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश Q0 पर जितना बल लगाता है, इस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये आवेश रखा है। करवाया था,
कि ये मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका ये विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में रखा आपका ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इसकी वजह से जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ई से बताते हैं। और इसका फॉर्मूला भी हमने आपको करवाया था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, याद आ रहा होगा, सबके पास लिखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इधर से इधर भेज दो तो क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। यानी एफ का फॉर्मूला तैयार हो गया आपका बन के, बल का फॉर्मूला तैयार हो गया क्यू नॉट इंटू ई, कि जब कोई आवेश कहीं रखा है उसका विद्युत क्षेत्र है और उसके विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, इस बात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं, जिससे हम आसानी से बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए होंगे, अब तो याद आ गया होगा सब बच्चों को। तो अब यहाँ लिखेंगे, फिर भी साइड से बता देते हैं क्योंकि 2-4 दिन बाद तो आप भूल जाओगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। और यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, क्यू नॉट इधर से इधर जाएगा तो क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू एफ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में था, इधर चला गया तो क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। बात एक ही है। तो ये आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे। अब आप जानते हैं कि ई का मान अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बहुत होशियार है, निकल गया कि नहीं निकल गया ई का मान। तो इस ई के मान को अपन यहाँ ई की जगह पर रख देंगे। कैसे लिखेंगे, ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट की जगह क्यू नॉट, ई की जगह ई का मान रखो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिया। अब क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट बेचारा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसको क्यू के पास में ले चलो, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, है तो वो इंटू में ही, बस हमने उसे क्यू के साथ में रख दिया एक जैसे, भाई पास पास बैठेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका बल का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बाहर अपन इसका मात्रक लिखेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप और नीचे लिखेंगे यही कूलाम का नियम है, यही हमें सिद्ध करना थी, यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन बायो वाले बच्चे या कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर ये नहीं होता। कूलाम के नियम का फॉर्मूला तो ऐसा होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो होता है कूलाम के नियम का फॉर्मूला। तो आप इसे मैच करके देखो, उससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसा ही आ रहा है, आर स्क्वायर भी वैसा ही आ रहा है। यहाँ पर Q1 और Q2 आते हैं कूलाम के नियम में, क्योंकि वहां हम आवेश को Q1 और Q2 मानते हैं कूलाम के नियम में डायग्राम में। यहाँ पर आज हमने जो आवेश लिए वो क्या लिए, प्लस Q और Q नॉट लिए हैं, इसलिए हमारे आज के आंसर में प्लस Q और Q नॉट आ गए हैं। तो जैसा आवेश लेंगे वैसा आ जाएगा, है तो वो कूलाम का नियम ही। अगर आप यहाँ पे Q1 और Q2 ले लो तो आपका Q1 और Q2 आ जाएगा, यही कूलाम का नियम है और यही हमें सिद्ध करना थी। अब आप लोग आराम से पहले इसको अच्छे से देखें और फिर हमें बताएं, कहीं कुछ पूछना है, जो चीज समझ में नहीं आई, आपका डाउट हो